बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो जनाब आज हम जो है वो 2021 का केमिस्ट्री का सेकंड ईयर का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आपको टाइमिंग का तो पता ही है कि 2 घंटे 10 मिनट का ये पेपर है। 50 क्वेश्चंस आपके थ्योरी के हैं और 15 जो हैं वो ATP के हैं, अल्टरनेटिव प्रैक्टिकल। अच्छा जनाब, पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। So the first question is hydrofluoric acid is classified as the weakest acid because it possess। अब ये तमाम इसके रीज़न लिखें तो आपको पता ही है कि जो एसिड है उसकी स्ट्रेंथ जो है, मतलब वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो हम करते हैं आयोनाइजेशन की बेसिस के ऊपर। जो हाईली आयोनाइज होता है वो आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, जो लेस आयोनाइज होते हैं वो वीक एसिड होते हैं। सो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड वीक एसिड है, लो आयोनाइजेशन की वजह से, ये जाहिर सी बात है, सही है। तो यहाँ पे मज़ाहिर आपका ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी को भी देख लेते हैं, वीक पोलराइजेशन। तो देखें वीक पोलराइजेशन तो नहीं होती, फ्लोरीन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पे पोल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। लो बॉन्ड इंथैल्पी, इंथैल्पी देखें मतलब बॉन्ड एनर्जी की बात कर रहा है, बॉन्ड एनर्जी इसकी ज़्यादा होती है, सही। वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, HF के अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। सो इसका करेक्ट आंसर है ए, लो आयोनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। कुछ प्रॉपर्टीज आपको बताई हैं यहाँ पर इन्होंने। क्या कह रहे हैं? लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयोनाइजेशन इन एंथैल्पी एंड स्मॉल एटॉमिक एंड आयोनिक साइज। इन तीन को आपने कंसिडर करना है। कंसिडर करते हुए सवाल क्या है? अमंग्स द ग्रुप 2 एलिमेंट्स बेरिलियम शोज एनोमलस बिहेवियर। सही है, मतलब ये अपने ग्रुप में सबसे अलग होता है, सही है। तो अब उसकी वजह पूछ रहा है, मेनली ड्यू टू, किसकी वजह से? लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, या हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वजह से, या स्मॉल एटॉमिक या आयोनिक साइज की वजह से, या इनके किसी कम्बिनेशन की वजह से। सही है, मतलब जैसे ऑप्शन ए में कह रहा है वन ओनली, ऑप्शन बी में कह रहा है 2 ओनली, ऑप्शन सी में कह रहा है 1 and 3 ओनली। 1 and 3 मतलब लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड स्मॉल एटॉमिक साइज, एटॉमिक एंड आयोनिक साइज। ऑप्शन डी में कह रहा है हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड स्मॉल एटॉमिक एंड आयोनिक साइज। सही है। तो एक तो पहले आप समझ लें कि बेरिलियम कौन से ग्रुप का मेंबर है। बेरिलियम ग्रुप 2 का मेंबर है और पहला मेंबर है, सही है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सही है, स्ट्रोंशियम, और क्या था? बेरियम, और लास्ट क्या था? रेडियम। सही है। इसको हमने फर्स्ट लेटर निमोनिक्स के थ्रू याद किया था, क्या था? बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजे। सही है। बहरहाल इन तमाम बातों में बात यह है कि भाई पहला मेंबर जो है वो बेरिलियम है, सही है, बेरिलियम है। अब बेरिलियम जो पहला मेंबर है, अब एटॉमिक साइज का ट्रेंड हमने पढ़ा है, तो इसमें सबसे छोटा एटॉमिक साइज जो होगा वो बेरिलियम का होगा, सही है। तो भाई साइज इसका सबसे स्मॉल है, साइज इसका स्मॉल है। और अगर हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी और किसकी बात करें आप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड जो होता है वो डाउन द ग्रुप क्या होता है भाई? सही है। यहाँ साइज तो क्या हो रहा है? साइज इसका सबसे स्मॉल है अपने ग्रुप के अंदर। डाउन द ग्रुप क्या ट्रेंड होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का? डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही होती है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बेरिलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है अपने तमाम मेंबर्स के मुकाबले में, सही है। अच्छा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर लेते हैं। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी इसकी हाई होगी क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड एक जैसा होता है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है। तो इसका मतलब इसकी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होगी और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो नहीं होगी, सही है। तो अब ये जो अपना अलग बिहेवियर देता है बाकी मेंबर से, वो इसलिए देता है क्योंकि इसका साइज बाकी मेंबर्स के मुकाबले में बहुत छोटा है, सही है। और इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हाई है बाकी ग्रुप्स के मेंबर में, सही है। बाकी ग्रुप के मेंबर्स का इलेक्ट्रॉन लॉस आसानी से हो सकता है क्योंकि एनर्जी कम रिक्वायर्ड है, यहाँ पे हाई रिक्वायर्ड है। तो भाई अपने ग्रुप से मेंबर से डिफर क्यों करता है? ऑप्शन डी इज द आंसर, दैट इज हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड स्मॉल एटॉमिक एंड आयोनिक साइज, सही। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं अब जनाब।
एन एलिमेंट इंडियम बिलोंग्स टू 3A। 3A ग्रुप आपको याद होगा, पीरियड 3 की बात कर रहा है, ग्रुप 3 का है मगर पीरियड 3 का एलिमेंट है। उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी होगी भाई? ग्रुप 3 कौन सा है आपका? बोरॉन फैमिली है, सही है। बोरॉन, अल्मुनियम, जर्मेनियम, इंडियम एंड थेलियम, सही है। इसका भी हमने नेमोनिक्स ये बनाया था, बैगन, आलू, गोभी इन थैला, सही है। पर बताया था कि बच्चे उल्टा कर देते हैं, अल्मुनियम पहले कर देते हैं, सही है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना। चले, बहरहाल ये कह रहा है कि भाई ग्रुप 3 का मेंबर है, मतलब इनमें से कोई है मगर पीरियड 5 में आता है। पीरियड 5 में आता है इंडियम, सही है। ये रहा इंडियम भाई, सही है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 49, मगर एटॉमिक नंबर यहाँ पे वैसे आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे कैसे पहचानेंगे इन दो चीज़ों से, ग्रुप नंबर से और पीरियड नंबर से। आपको यहाँ पे बताया था जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो पीरियड नंबर है, सही है। तो पीरियड यहाँ पर तो 3 है, ए और बी में 3 है, तो ये दोनों करेक्ट आंसर नहीं है आपके, सही है। सी में आते हैं, सी में यहाँ पर आपके पास पीरियड 5 है, यहाँ पर भी पीरियड 5 है, मगर ग्रुप 3 होना चाहिए ना। तो ग्रुप 3 के लिए वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 3 इलेक्ट्रॉन हो। यहाँ पे देखें पी में 1 और एस में 2, तो यहाँ पे 3 बन रहे हैं और यहाँ पे 3 + 2 5 बन रहे हैं, तो आपका करेक्ट आंसर है सी, सही। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी में क्या कह रहे हैं? थर्मोडायनेमिकली द मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ कार्बन इज, सही है। कार्बन वैसे आपको पता है कि +2 +4 -2 -4 सारी ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, मगर जो थर्मोडायनेमिकली मतलब जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, वो है आपके पास 4। अच्छा जनाब, आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्स विच शो ऑफन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। ये तो क्या क्वेश्चन दिया आप लोगों के लिए, किस्मत जाग जाएगी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ये ट्रांजिशन, सही है, सबको ही पता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैरीज अ नेगेटिव चार्ज देन द सफिक्स फॉर ट्रांजिशन मेटल आयन इन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री नोमेनक्लेचर वुड बी, सही है। ये चीज़ भी हमने पढ़ी थी कि अगर ये आपका बिलफर्ज स्पेक्टेटर आयन है, कुछ भी है, और उसके मुकाबले में ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर आ रहा है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में अगर ये आपके पास इस तरफ आ गए तो इसका मतलब क्या है? ये एन आयन है, ये नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, सही। तो अगर स्फीयर नेगेटिवली चार्ज होगा तो मेटल नेम जो एंड होगा वो 8 से होगा, सही है। और नेम भी आप उसका लैटिन या ग्रीक लिखेंगे, मतलब जैसे अगर Fe लिखा है तो आप इसको आयरन नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे? इसको फेरेट लिखेंगे, सही। तो भाई ये आ गया इसके अंदर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि कंसिडर द गिवन रिएक्शन इन एक्वस मीडियम, सही है भाई। फेरस सल्फेट KMnO4 से रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। अच्छा, तो ये फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट हो रहा है और ये मैग्नीज सल्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, सही है। क्या कह रहा है? पर्पल कलर ऑफ पोटाशियम पर मैग्नेट फेड्स अवे, सही है। जब ये रिएक्शन होगा तो पर्पल कलर चला जाएगा या कलरलेस हो जाएगा वो। तो ये किस वजह से हो रहा है? कह रहा है कि फेरस आयन कन्वर्टेड इनटू फेरिक। देखें ये बात तो सही है मगर ये ऊपर सवाल का रीज़न नहीं है, सही। इसी तरीके कार से वाटर मॉलिक्यूल्स डाइल्यूट द रिएक्शन मिक्सचर, सही है। इतने सारे फॉर्म हो रहे हैं तो डाइल्यूट कर ही देंगे। सी क्या कह रहा है? पर मैग्नेट चेंजेस टू मैग्नीज सल्फेट, सही। तो यहाँ पर ये आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि आपने पढ़ा था कि +7 है पर मैग्नेट में जो है, मतलब KMnO4 में जो ऑक्सीडेशन नंबर है मैग्नीज का वो 7 जो होता है वो पर्पल पिंक होता है, सही। पर्पल या पिंक सा इसका शेड में आता है। और जो आपके पास मैग्नीज का +2 होता है वो क्या होगा आपके पास? कलरलेस होगा, सही है। सल्फेट में सल्फेट का -2 हो गया और मैग्नीज का +2 हो गया, सही। तो ये आंसर है। डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड इन द रिएक्शन, नहीं, इससे कोई वास्ता नहीं है, सही। मतलब डाइल्यूट सोल्यूशन यूज करने से ऐसा नहीं है कि पिंक कलर नहीं आएगा, पिंक कलर आएगा, हो सकता है वो क्या हो आपके पास, लाइट पिंक आए, सही है, या लाइट पर्पल आए। चलें बहरहाल आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ लीजेंड्स अराउंड द सेंट्रल एटम। सही, ये चीज़ एग्जैक्टली आपके बुक में मौजूद है। बुक में आप कहाँ जाएंगे भाई, डी ब्लॉक में। अच्छा, मैं आपको दिखा देता हूँ ना आपसे, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा फ़ायदा भी हो जाएगा, पता भी चल जाएगा कौन से पेज नंबर पर है, क्या है। इसको तेज़ी से स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। सही है, सही है, कुछ ज़्यादा ही तेज़ निकल गए। अच्छा जनाब, कहाँ है, ये आ गया भैया। थोड़ा वैसे मैं बताता चलूँ कि हमने शेप्स के बारे में बात की थी कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास 2 होगा तो शेप लीनियर होगा। अब कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास 4 होगा तो आपके पास 2 पॉसिबल शेप्स हो सकती हैं, 2 पॉसिबल शेप्स। टेट्राहीड्रल हो सकता है, स्क्वायर प्लेनर हो सकता है। सही, बस मैं आपको दिखाना ये चाह रहा हूँ, ताकि इसलिए चाह रहा हूँ कि आपके चीज़ में, आपके जहन में एक चीज़ बैठ जाए कि किस तरह का शेप होगा, और उनकी हाइब्रिडाइजेशन, बेसिकली हमने उसकी हाइब्रिडाइजेशन भी देखनी है। अच्छा, कहाँ चला गया, ये आ गया, ये आ गया। सही, तो ये आपके पास आ गया कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास क्या होगा जनाब, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा तो जो शेप होगी वो आपकी क्या होगी, लीनियर होगी। सही, और जनाब आगे आते हैं, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो आपके पास दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो टेट्राहीड्रल होगा या स्क्वायर प्लेनर होगा। सही है, अब देखिए यहाँ पर ये शेप्स बनी हुई, ये लीनियर हो गई और ये टेट्राहेड्रल, इसको ML4 लिख सकते हैं, स्क्वायर प्लेनर, मतलब एक जर्नल फार्मूला लिखा है। मैं M जो है यहाँ पे ये सेंट्रल मेटल है और L जो है ये लीगेंड है। सही है, अच्छा तो आपने क्या करना है, सिर्फ ये दोनों शेप्स देखनी है तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये कौन सा कोऑर्डिनेशन नंबर है इसका। सही है, अच्छा इसके अंदर ये ओल्ड एडिशन है, ओल्ड एडिशन है, इन्होंने इसकी हाइब्रिडाइजेशन नहीं लिखी है। चलें, बहरहाल मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे ये जो आपके पास टेट्राहीड्रल होगा ये तो सबको ही मालूम है, ये है sp3। सही है, इसका ये होगा sp2d। सही है, तो बहरहाल इसको देख लीजिएगा। तो हम इसके आंसर की तरफ जाते हैं। तो सवाल क्या था कि भाई स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स की शो की हुई थी सेंट्रल एटम के अराउंड। तो हम यहाँ पे देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 को हमने देखा ना, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आपके पास एक ये था, स्क्वायर प्लेनर आ रहा था और एक टेट्राहेड्रल आ रहा था। सही है, तो ये आपके पास आंसर हैं। तो आंसर इस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 एंड 3। सही, तो जनाब क्वेश्चन नंबर 9, द कंडीशन रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट एलिफेटिक एंड एरोमेटिक कंपोनेंट्स फ्रॉम कोल इज वेरिंग टेम्परेचर। सही है, टेम्परेचर चेंज करके डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कंसिडर द गिवन स्ट्रक्चर ऑफ 4 कार्बन शुगर। सही है, तो क्या है भाई, इसको अगर आप ड्रॉ करें तो क्या होगा भाई, वैसे तो आप लोगों को ऐसे ही डायरेक्ट आ जाना चाहिए अब कि ये कार्बोनाइल कार्बन हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया। सही है, फिर कार्बन है, उसके साथ यहाँ नीचे ये OH, ये मतलब ये वाला OH यहाँ ड्रॉ कर दिया मैंने। देन
एक और कार्बन है, ऊपर ये एक OH ड्रॉ कर दिया, सही है। देन इसके साथ एक और कार्बन है, फिर उसके साथ OH है, सही है। अच्छा जनाब, तो आपने इसमें क्या देखना है, आपने इसमें कायरल सेंटर देखना है। कायरल सेंटर मतलब वो कार्बन जिससे क्या हो, चारों ग्रुप चार डिफरेंट ग्रुप अटैच हों, सही है। तो अब यहाँ पर आप देखें, इसमें तो डबल बॉन्ड मौजूद है, इसको तो छोड़ दीजिए। यहाँ पर आइए, ये क्या हो गया, इससे हाइड्रोजन अटैच है, एक ये पार्ट अलग हो गया, एक पार्ट अलग ये हो गया, 3, और ये चौथा पार्ट अलग हो गया, ये सही है। तो 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं, तो एक कायरल सेंटर ये हो गया आपके पास 1, सही है, मतलब ये वाला। यहाँ पर देखें, अब इसको देखते हैं, सही है, इसको देखते हैं। तो यहाँ पर इसके साथ ये वाला पोर्शन अलग हो गया, सही है, ये वाला पोर्शन पूरा अलग हो गया 2, ये OH अलग 3 और ये H अलग 4, सही। तो इसका मतलब है दूसरा कायरल कार्बन ये हो गया, सही है। तीसरे को देखें, नहीं तीसरे को देखें, यहाँ पर भी हाइड्रोजन अटैच है, इसके साथ यहाँ पर भी हाइड्रोजन अटैच है। तो यहाँ पर आपके पास 2 कायरल सेंटर मौजूद हैं, सही। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, द कंपाउंड दैट हैज़ एन ऑप्टिकल आइसोमर इज, सही, बिल्कुल मतलब उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है जो पिछला क्वेश्चन आपने किया है। बस सिर्फ आपने देखना है कि कायरल सेंटर कहाँ है, कायरल कार्बन कहाँ है। देखें यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, ये कायरल कार्बन नहीं है, ये वाला कार्बन भी कायरल नहीं है, 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं। यहाँ पर देखें मिथाइल, हाइड्रोजन, NH2 COOH, सही है। तो चारों ग्रुप अलग हैं, तो यही आपके पास ऑप्टिकल आइसोमर होगा, या इसके ऑप्टिकल आइसोमर होंगे। यहाँ पर देखिए दोनों ग्रुप सेम हो गए, तो इसका भी ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होगा, सही ना। क्वेश्चन नंबर 12, गिवन मॉलिक्यूल्स आर द आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे का आइसोमर है, सही है। द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म दीज मॉलिक्यूल्स एग्जाम्प्लीफाई इज, मतलब किसकी एग्जाम्पल है भाई ये, आपको तो पता ही है भाई, सिस ट्रांस, ये किस में आता है, ज्योमेट्रिकल में आता है, सही। तो अब तक आपके समझ में आ रहा होगा कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो बहुत आसान है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, गिवन इज वन ऑफ द पोजिशनल आइसोमर ऑफ एलिफेटिक अमाइन, द नंबर ऑफ पॉसिबल पोजिशनल आइसोमर्स, मतलब इसके कितने पोजिशनल आइसोमर्स बन सकते हैं वो आपने बताना है। मगर ये कह रहा है कि जो बना हुआ है उसको काउंट नहीं करना आपने, सही है, मतलब ये काउंट नहीं होगा। तो देखें अब क्या हो सकता है कि NH2 ग्रुप जो यहाँ पहले कार्बन पे लगा हुआ है, मैं इसको उठा के यहाँ दूसरे कार्बन पे लगा सकता हूँ, एक आइसोमर ये हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, मैं इस तीसरे पर आके लगा दूँ, सही है। अब आप सोचेंगे कि हाँ सर एक और बन सकता है, यहाँ पे लगा दूँ। नहीं बेटा, अगर आप यहाँ पे लगाओगे तो वापस ये दूसरे नंबर पे बन जाएगा ना। यहाँ से देखें, यहाँ से ये दूसरे नंबर पे बना, तो यहाँ से भी ये दूसरे नंबर पे बनेगा। तो इसका बेटा सिर्फ 2 ही बनेंगे, सही है, 2 ही पॉसिबल आइसोमर बनेंगे, 2 ही पॉसिबल पोजिशनल आइसोमर बनेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 14, द रेजिड्यू लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल इज, सही है, रेजिड्यू की बात कर रहे हैं, तो ये आपके पास कोक है, सही। आगे बढ़ते हैं, द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रिक्वायर्ड टू शो चेन आइसोमेरिज्म इन एल्डिहाइड इज, सही है। तो भाई अगर हम सिंपलेस्ट एल्डिहाइड देखें, एल्डिहाइड का पहला मेंबर देखें, तो वो ये बनता है C डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, दोनों तरफ H लगा दिया, फॉर्मल्डिहाइड। तो बेटा इसमें तो किसी किस्म का चेन आइसोमेरिज्म नहीं हो सकता, एक ही कार्बन है, सही है। अगर हम दूसरे की बात कर लें, दूसरा मेंबर जो कि एसिड एल्डिहाइड है या इथानल है, इस केस में भी इसके कोई चेन आइसोमेरिज्म नहीं बन सकते, सही है। यहाँ पर आते हैं CH3, नेक्स्ट की तरफ आते हैं CH2, C डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन H, सही है। इस सूरत हाल में भी कोई दूसरा चेन आइसोमर नहीं बन सकता इसका, सही है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि अब कुछ बन जाए भाई, CH3, CH2, CH2, C डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन H। अब बन सकता है चेन आइसोमर इसका, हाँ सर अब बन सकता है।
अब बन सकता है, अब क्या करें कि ये वाला जो कार्बन है अगर हम यहाँ ना लगाएं, हम यहाँ लगा दें, सही, मतलब ऐसे बन जाए CH3 CH3 COH, सही। तो अगर चेन आइसोमेरिज्म आपने देखना है एल्डिहाइड में, तो आपको कम से कम 1 2 3 4 कार्बन एटम्स आपको चाहिए होंगे, सही। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 16 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपलेस्ट अरीन इज डाईइन, अमीन, इथीन, बेंजीन, सही है। एरीन क्या कहते हैं, आपको बताया था कि एरीन मतलब AR का मतलब है एरोमेटिक हो, और ईन हो, ईन मतलब क्या मौजूद हो उसके अंदर, डबल बॉन्ड मौजूद हो, सही है। तो आपके पास यहाँ पर इन सब में वैसे आपको पता ही है कि एरोमेटिक कौन सा है आपके पास, बेंजीन एरोमेटिक है, सही है। तो सिंपलेस्ट एरोमेटिक एरीन जो है वो बेंजीन ही है, सही। अच्छा जनाब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कंसिडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ अ क्लास ऑफ कंपाउंड्स। अच्छा ये फीचर्स हैं, पहले ये नोट कर लेते हैं। कह रहे हैं कि ईच कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए। कंप्लीट रोटेशन इज रिस्ट्रिक्टेड अराउंड द सिंगल बॉन्ड, मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगी या सिंगल बॉन्ड होगी उसके अराउंड रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगी, मतलब मूव नहीं करेगा, रोटेट नहीं करेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स आर पॉसिबल, सही है, दो ही पढ़े थे आपने, कॉन्स्टिट्यूशनल और कॉन्फिगरेशनल। और द मोस्ट स्टेबल फॉर्म कंटेन्स 6 कार्बन एटम्स। अच्छा, क्लास ऑफ कंपाउंड्स दैट एक्सिबिट्स दीज फीचर्स इज अल्केन्स। नहीं भाई, अल्केन में आपको पता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के गिर्द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं है, ये रोटेट कर सकते हैं, सही है। अल्कीन्स की बात करते हैं हम, तो अल्कीन्स में सही है, डबल बॉन्ड के गिर्द रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, रोटेट नहीं कर सकते। मगर यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखिए, हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है, सही है। तो अल्कीन्स भी नहीं हो सकते, साइक्लो अल्केन्स हो सकते हैं, क्योंकि साइक्लो अल्केन्स में क्या है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के गिर्द रोटेशन भी नहीं होती, क्योंकि वो क्या होते हैं, एक रिंग के अंदर मौजूद होते हैं, सही है। रिंग होने की वजह से रोटेशन नहीं होती, मगर इनकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, सही है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है 17 का, सॉरी करेक्ट आंसर है 17 का, करेक्ट आंसर है C। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, अ कॉमन रिएक्शन फॉर बोथ द मॉलिक्यूल्स ऑफ इथीन एंड बेंजीन इज, सही है। आपको पता है बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, इथीन एडिशन रिएक्शन देता है, इथीन का पॉलीमराइजेशन भी होता है, सही है। मगर इन दोनों का कॉमन जो दोनों रिएक्शन, मतलब एक टाइप का रिएक्शन जो ये दोनों शो करते हो, वो है आपके पास एडिशन। इथीन में भी एडिशन हो सकती है और बेंजीन के अंदर भी, सही है। गो के बेंजीन बहुत कम एडिशन रिएक्शन देता है और बहुत मुश्किल से देता है, मगर फिर भी इनका कॉमन जो है, सही। क्वेश्चन नंबर 19, द गिवन इक्वेशन शोज अ रिएक्शन ऑफ इथाइन विद द सोडियम मेटल, सोडियम मेटल के साथ इथाइन का रिएक्शन हो रहा है, सही है। इन दिस रिएक्शन द एसिडिटी ऑफ इथाइन इज ड्यू टू हाई परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इन sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, सही है। ये चीज़ आपने पढ़ी है कि जो टर्मिनल अल्काइंस होते हैं उनका जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक होता है, उसकी वजह ये होती है कि एस कैरेक्टर हाई होता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में। और स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल हाइड्रोजन नहीं, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल कार्बन नहीं। सो द करेक्ट आंसर इज ए, हाई परसेंटेज ऑफ S character in sp hybridized carbon. Question number 20, when ultraviolet radiations are passed through a gaseous mixture of bromine and ethane, it forms bromoethane by the following mechanism, सही। अब कौन सा भाई, रेडिकल सब्सटीट्यूशन, बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन, देखें एलिमिनेशन तो होगी नहीं, दूसरा न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन, सही है। इथीन का ब्रोमीन के साथ जो रिएक्शन हो रहा है ब्रोमोइथेन बन रहा है, तो एलिमिनेशन तो कहीं नहीं हो रहा, सही है। तो ये दोनों तो करेक्ट आंसर है ही नहीं आपके। रेडिकल और न्यूक्लियोफिलिक की हम बात करते हैं, सही है। तो अब इसमें कौन सा होगा, इसके लिए आप क्या सोचेंगे कि आपने पढ़ा था क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन,
सही है, जिसमें आपके पास क्लोरोमीथेन बन रहा था CH3Cl + HCl। तो इसके जब मैकेनिज्म में गए थे तो आपने देखा था कि क्या फॉर्म हो रहे थे, Cl2 ब्रेकआउट हो रहा था अपने रेडिकल्स में। सही है, और इस रेडिकल के थ्रू ये इनिशिएट हो रहा था, तो ये क्या था, रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। तो करेक्ट आंसर इज ए। ओके स्टूडेंट्स, अभी फर्स्ट 20 क्वेश्चंस को देखते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे का सलूशन भी मिल जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।